गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने जो है शिवाजी का क्या पढ़ा था? प्रशासन। ठीक है। तो शिवाजी के विजय अभियान की सबसे पहले चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में काम किया, मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसका विस्तार किया, कई किले जीते और अपने साम्राज्य का बहुत बड़े क्षेत्रफल पर क्या कर दिया? विस्तार। ठीक है। और जब बहुत बड़े क्षेत्रफल पर शिवाजी जो हैं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, तो उस साम्राज्य का विस्तार करने पर हम देखेंगे कि मुगल जो केंद्रीय सत्ता पर बैठे हैं उनके साथ उनके क्या होंगे? संघर्ष होंगे। और इस संघर्ष में जो है वो आपके औरंगजेब के साथ उनके क्या होते हैं? संघर्ष। औरंगजेब ने सबसे पहले किसको भेजा था? शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां को तो आपके लाल महल नामक जो क्षेत्र था वहां पर शिवाजी ने क्या कर दिया? भगा दिया। है ना? शाइस्ता खां वहां से क्या हो गया? डर के भाग गया। फिर औरंगजेब ने उसे कहा नियुक्त कर दिया? बंगाल में। उसके बाद किसे भेजा? मुअज्जम को भेजा था। फिर मुअज्जम के बाद किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, आमेर के जो राजा थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है वो शिवाजी को एक वृत्त की परिधि के केंद्र की तरह घेर लिया और संपूर्ण किलों के माध्यम से उसके क्षेत्र पर कब्जा किया। और उसके बाद जो है वो शिवाजी किसी भी स्थिति में भाग नहीं सकते थे, तो शिवाजी को क्या करना पड़ा? सब जब शिवाजी ने देखा कि वो अपने संपूर्ण किलों को लगभग हार रहे हैं, तो इस स्थिति पर शिवाजी ने निर्णय लिया कि अब हम क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। तो शिवाजी ने कौन सी संधि करी थी? पुरंदर की संधि की। यही संधि जो है वो शिवाजी के जीवन की सबसे अपमानजनक संधि मानी जाती है, जिसमें शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किलों को क्या कर दिया? खो दिया। और मात्र उसके पास कितने किले बचे? 12 किले बचे। ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि जो शिवाजी हैं उनको औरंगजेब के बर्थडे में जो है वो बुलाया जाता है कि औरंगजेब से उनकी क्या होगी? भेंट होगी। तो औरंगजेब के बर्थडे में जो है वो कौन जाते हैं? आपके शिवाजी जाते हैं। तो जो आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता रहता है, तो औरंगजेब इतने बिजी रहते हैं कि वो एक शासक के रूप में शिवाजी का आदर सत्कार नहीं कर पाते। दूसरी बात कि वो उन्हें अपमानित भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जसवंत सिंह जिसको शिवाजी ने पराजित किया था, उसको ज्यादा रैंक का मनसब देकर उन्होंने उनको अगली पंक्ति में उन्हें खड़ा किया था और शिवाजी को पिछली पंक्ति में खड़ा किया था। शिवाजी वहां से अपमानित महसूस करते हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं। जब वो वहां से भाग निकलते हैं तो औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और फिर जो है आपके मध्यस्थता के माध्यम से, जयसिंह की मध्यस्थता होती है और अन्य शासकों की मध्यस्थता होती है, शिवाजी को कन्विंस किया जाता है और फिर औरंगजेब से पुनः क्या होती है? बातचीत होती है। ठीक है। अब इस प्रकार से जब शिवाजी निकल भागते हैं तो आप देखेंगे कि फिर कन्विंस करके उनको समझाया जाता है और फिर 3 साल वो क्या रहते हैं? मुगलों की सेवा में रहते हैं। ठीक है। उनको दक्षिण के अभियानों के लिए जो है वो औरंगजेब ने क्या किया था? नियुक्त किया था। फिर बाद में आप देखेंगे कि शिवाजी ने पुनः अपने अभियान करे और जितने किले जो मुगलों ने जीत लिए थे उनको क्या कर लिया? पुनः वापस जीत लिया और अपने साम्राज्य की स्थापना की और फिर 1674 में अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक कराया। और आप देखेंगे कि शिवाजी ने एक सुगठित केंद्रीय प्रशासन की क्या की थी? स्थापना की थी। तो जो शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन था उसे विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था और केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण जो शिवाजी का एक नया नवाचार था वो था अष्टप्रधान। और अष्टप्रधान के माध्यम से उन्होंने कार्य विभाजीकरण और उत्तरदायित्व का निर्धारण किया था, जिसमें आप देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विभाग दिए जाते थे और उस विभाग से संबंधित कार्य वह विशेष व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्षमताओं के साथ करता था। इससे कार्य करने में आसानी भी हो जाती थी और विभाग आसानी से काम को क्या करते थे? पूर्ण भी करते थे। तो समय पर प्रबंधित रूप से काम क्या हो जाता था? कंप्लीट हो जाता था। और इसी अवधारणा को आज आप भी देख रहे हैं कि आपके केंद्रीय मंत्री परिषद में भी मंत्रियों को अलग अलग विभाग और मंत्रालय दिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग क्षेत्र से संबंधित कार्य भी दिए जाते हैं। इससे आपके एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वो क्या होता है? कि काम कम समय में हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की विशिष्ट क्षमताओं का क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। ये सारी सुविधाएं जो है वो किसके कारण मिलती हैं? आपके कार्य विभाजीकरण या विभागीकरण की प्रक्रिया से मिलती हैं, जो शिवाजी ने अपने केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान के रूप में अपनाया। शिवाजी जो हैं उन्होंने विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था, जिसमें आपने प्रांतीय प्रशासन देखा था। प्रांत को उन्होंने किस में बांटा? परगना या तालुका में बांटा। फिर उससे किस में बांटा? तरफों में बांटा। किस में बांटा? तरफों में। तरफों को किस में बांट दिया? महल में। और महल को
ग्राम में बांट दिया। तो शिवाजी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, आपके ग्रामीण प्रशासन थी। और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वो पटेल या पाटिल होता था, जो गांव में न्याय का भी काम करता था। किसका काम करता था? न्याय का भी काम करता। तो कल हमने जो है वो शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन की भी क्या कर ली है, चर्चा। आज जो है वो शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में हम राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन की और चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजस्व और न्याय प्रशासन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शिवाजी का जो प्रशासन है, इस प्रशासन में राजस्व प्रशासन महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, शिवाजी ने एक बहुत बड़ी सेना का क्या किया है, गठन किया है। तो शिवाजी के जो सेना है उसमें आपका क्या है, सैन्य प्रशासन महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि पुनः अपने 35 किलों को क्या कर लिया, पुनर्विजित किया। किसने? आपके शिवाजी ने। तो उनका सैन्य प्रशासन भी क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। किसका? शिवाजी का। अच्छा, शिवाजी जो हैं, इन्होंने अपनी सेना जो गठित की थी, उस सेना के गठन में आप देखेंगे कि ये दो प्रकार की सेना रखते हैं। एक सेना जो है इनकी पैदल सेना है, और दूसरी सेना जो है इनकी घुड़सवार सेना है। ठीक है, पैदल सेना और घुड़सवार सेना जो है वह आपकी दोनों सेनाएं जो हैं वो आपके 4 माह अपनी सेवाएं नहीं देती। कितने माह सेवाएं नहीं देती? 4 माह। और वो 4 माह कौन से होते हैं? आपके वर्षा काल होते हैं। ठीक है, तो वर्षा काल के समय में जो है वो आपकी सेना जो है वो सेवाएं नहीं देती थी, यानी पूर्णतः अपनी छावनियों में क्या करती थी, निवास। ठीक है, किसमें निवास करती थी? छावनियों में निवास करती थी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि आपका वर्षा काल कब समाप्त हो जाता है? वर्षा काल समाप्त हो जाता है आपके दशहरे के बाद। ठीक है, तो दशहरा जब जब तक आता है तब तक क्या आ जाती है, आपके शीतकाल शुरू हो जाता है और ठंड आपके शुरू हो जाती है। इस काल से सेना जो है वो अपनी क्या करना लगती थी, सेवाएं देना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शिवाजी की सेना, अब शिवाजी जो है उन्होंने अपने सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जिस सेना का गठन किया था वो सेना भी एकदम सुगठित थी। ठीक है, इनके अलग अलग प्रमुख बनाए गए थे। सेना को नगद वेतन दिया जाता था। उन्हें जागीर नहीं प्रदान की जाती थी। जागीर नहीं प्रदान की जाती थी मतलब सैनिकों का पद वंशानुगत नहीं होता था। जब वंशानुगत नहीं होगा तो जागीर एक दूसरे से स्थानांतरित नहीं होगी, और जब एक दूसरे से स्थानांतरित होगी तो बेटे पुत्र मतलब पिता का बेटा जो है वो सेना नहीं बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि किसी पिता का पुत्र जो है, यदि पिता में सैन्य क्षमता हो तो पुत्र में भी क्या हो, सैन्य क्षमता हो। ये जरूरी थोड़ी ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवाजी ने जो अपने सैनिकों की भर्ती की वो योग्यता के आधार पर की। किसके आधार पर करी? योग्यता के आधार पर की। जो व्यक्ति योग्य है वही अपनी क्या देगा, सैन्य सेवाएं देगा। ठीक है, यहाँ पर ना तो जागीर का सिस्टम है ना वंशानुगत सैन्य प्रणाली का सिस्टम है। जो व्यक्ति योग्य है, सैन्य क्षमता को धारण करता है, घुड़सवार बनने के योग्य है, पैदल सैनिकों के भर्ती होने की योग्यता रख रहा है, वही व्यक्ति अपनी क्या देगा, सैन्य सेवाएं देगा। ठीक है, क्लास में समझाने के बाद आप लोग जो है वो नोट किया कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो शिवाजी का सैन्य प्रशासन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कि शिवाजी ने जो अपनी सेना का गठन किया उस सेना को पाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइक। तो सबसे पहली बात कि शिवाजी को की जो सैन्य प्रणाली है, इस सेना प्रणाली को पाइका प्रणाली या पाइक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो मराठी भाषा में सेना सैन्य प्रणाली को क्या कहा जाता है? पाइक। ठीक, दूसरी बात आप देखेंगे कि शिवाजी की सेना में 2 प्रकार की सैन्य प्रणाली है, एक घुड़सवार सैनिक है और दूसरा क्या है, आपके पैदल सैनिक है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों ही सेनाओं का, पहली घुड़सवार सेना और दूसरी आपकी पैदल सेना, दोनों सेनाओं का जो प्रमुख अधिकारी है वह संयुक्त रूप से एक ही नियुक्त किया जाता था, जिसे सर ए नौबत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर ए नौबत। तो सेनापति का नाम क्या होता था? सर ए नौबत। और ये दोनों प्रकार की सेना को क्या करता था? संभालता था। उनका क्या होता था? प्रमुख होता था। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि शिवाजी को ये की जो पहली सेना, हम घुड़सवार सेना की चर्चा करेंगे। किसकी सेना की चर्चा करेंगे? घुड़सवार। तो घुड़सवार सैनिक जो होते थे उन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, पहले जो होते थे वो आपके कहलाते थे सिलेदार। क्या कहलाते थे आपके? सिलेदार। सिलेदार क्या होते थे? सिलेदार ऐसे सैनिक होते थे जो अपने जो अटायर होता है सेना का, उसकी व्यवस्था यानी अपनी जो पोशाक है उसकी
उसको सिलवाने का काम स्वयं करते थे। दूसरी बात कि अपने लिए घोड़े की व्यवस्था भी खुद करते थे, यानी घोड़े खुद खरीदते थे। तो सिलेदार जो होता था वो अपने लिए स्वयं संपूर्ण प्रबंध करता था सैन्य साजो सामान की। अब जब वो अपने खर्च पर क्या करेगा, सैन्य साजो सामान की व्यवस्था खुद करेगा, उसको राज्य की तरफ से प्रदान नहीं किया जाएगा, तो इस स्थिति में वह जो है वो वेतन कैसा लेगा, ज्यादा लेगा। ठीक है। दूसरी बात कि सिलेदार घुड़सवार वो सवार होते थे जिनकी भर्ती तब की जाती थी जब हमको किसी सैन्य अभियान या युद्ध अभियान में जाना होता था। ठीक है। अन्य समय पर जो है वो आपके भर्ती इनकी नहीं की जाती थी। यानी सिलेदार जो है वो आपके अनियमित सैनिक होते थे। कैसे सैनिक होते थे, अनियमित, पूरे टाइम अपनी सेवाएं नहीं देते थे। लेकिन इसके अलावा शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना का भी गठन किया था, और उस स्थायी सेना में जो आपके घुड़सवार सैनिक शामिल थे उनको बारगीर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, बारगीर या पागा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, बरगीर या पागा के नाम से। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि बरगीर या पागा ऐसे घुड़सवार सैनिक होते थे जिनको सैन्य पोशाक, सैन्य साजो सामान, अस्त्र शस्त्र और घोड़े, ये सभी जो है वो राज्य उपलब्ध कराता था। यानी किसके माध्यम से दिए जाते थे, आपके राज्य के तरफ से उपलब्ध कराए जाते थे। इनको क्या कहा जाता था, आपका बरगीर या पागा कहा जाता था। चूंकि ये राज्य को की स्थायी सेना में शामिल हैं, इसीलिए इनको वेतन कैसा मिलेगा, आपका नियमित रूप से वेतन मिलेगा। ठीक है। अब इनको तो पूरे टाइम रख रहे हैं आप, यानी आप ऐसा काल जो शांति काल है उसमें भी भर्ती कर रहे हैं, तो इनका वेतन कैसा होगा, कम। इनका वेतन कैसा होगा, कम। किसकी अपेक्षा कम होगा, सिलेदार की अपेक्षा कम। अब सिलेदार जो है वो आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी क्या देने आते थे, सेवाएं देना आते थे। तो भाई वो अपनी व्यवस्था संपूर्ण रूप से स्वयं करते थे, इसलिए उनका वेतन कैसा होता था, ज्यादा होता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेदार जो सैनिक हैं, घुड़सवार, उनका वेतन कैसा होगा, ज्यादा, जबकि बरगीर या जो आपकी पागा सेना है उसका वेतन कैसा होगा, आपका कम होगा। ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है सभी को। तो हम यहां पर देखते हैं कि आपके पहले जो सैनिक है वो कैसे आपके सैनिक है, सिलेदार। सिलेदार कैसे सैनिक होते हैं, आपके स्वतंत्र सैनिक होते हैं। इनको अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़े का प्रबंध खुद करना पड़ता था। इनका वेतन पागा सैनिकों की अपेक्षा कैसा होता था, अधिक। और ये कैसी होती थी, आपकी अनियमित सेना होती थी। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि दूसरे जो हैं वो आपके क्या कहला रहे हैं, बरगीर या पागा। क्या कहला रहे हैं आपके, बरगीर या पागा। ठीक है। ये कैसे घुड़सवार होते थे, ये राज्य की ओर से इनको घोड़े और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। ये बरगीर या पागा सेना जो होती थी वो आपकी शाही सेना होती थी। कैसी सेना होती थी, शाही सेना। ठीक। और शाही सेना जो होती थी इसमें आपके क्या होता था, नियमित सेना भी होती थी। ये राज्य की कैसी होती थी, नियमित सेना। और इनका वेतन जो है वो सिलेदार सैनिकों से क्या होता था, कम। ठीक है। चलिए, तो घुड़सवार सैनिकों के बारे में क्लियर है। मुख्यतः घुड़सवार क्या है, आपके घुड़सवार। तो इन घुड़सवारों के कितने घुड़सवार की एक एक टुकड़ी बनाई जाएगी, क्या की जाएगी, कितने कितने घुड़सवारों की एक टुकड़ी बनाई जाएगी, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके कितने घुड़सवार हैं, 25। कितने घुड़सवार हैं आपके, 25। तो 25 घुड़सवारों की एक क्या बनाई गई, टुकड़ी। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, हवलदार कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके 25 घुड़सवारों की एक टुकड़ी हवलदार कहलाती है। जब आपके कितने हवलदार हैं, 5। तो एक हवलदार के पास कितने सैनिक हैं, आपके 25 घुड़सवार हैं। एक हवलदार के पास कितने, 25। तो 5 हवलदार के पास 25 इंटू 5, तो कितने हो जाएंगे, 125। ठीक है। तो जब आपके 5 हवलदार होंगे तो इनके पास घुड़सवारों की संख्या कितनी होगी, 125 होगी। और इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, जुमलादार कहलाता था। ठीक है। तो जो आपके घुड़सवार सेना है इसका सबसे छोटा अधिकारी क्या है, पहला तो घुड़सवार, पहला क्या होगा, घुड़सवार। दूसरा क्या होगा, हवलदार। हवलदार से बड़ा क्या होगा, जुमलादार। ये इनकी एक तरीके से रैंकिंग है कि जिसके पास जितने घुड़सवार होंगे वो उतना शक्तिशाली और मजबूत होगा। उसके पास घुड़सवारों की संख्या कैसी है, ज्यादा है, उसकी टुकड़ी क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। और वह अपनी संपूर्ण टुकड़ी पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे पहला क्या है, हवलदार, उससे बड़ा क्या है, जुमलादार।
अब इसके बाद आप देखेंगे कि एक जुमलेदार के पास कितने सैनिक हैं आपके? 125 सैनिक हैं। कितने हैं आपके? 125 घुड़सवार। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 10 जुमलेदार की टुकड़ी, कितने की? 10। तो जब एक जुमलेदार के पास कितने घुड़सवार हैं? 125। तो 10 के पास कितने हो जाएंगे? 1250। ठीक है, और जब 1250 हो गए तो हजार में आ गई डिजिट, आ गई कि नहीं? 1250 हो गया। तो ये जो आपका 10 जुमलादार घुड़सवार होंगे, इसका प्रमुख क्या कहलाएगा? आपका हजारी। क्या कहलाएगा? एक हजारी कहलाएगा। ठीक है, तो पहला हवलदार, फिर जुमलादार, जुमलादार के बाद एक हजारी। ठीक है, इसके बाद बताओ कि एक हजारी के पास कितने सैनिक हैं आपके? 1250 घुड़सवार है। कितने घुड़सवार सैनिक हैं? 1250 घुड़सवार सैनिक हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आपके 5, क्या है आपके? 5। तो आप देखेंगे 5 हजारी, तो 5 हजारी का इंटू कर दोगे किससे? 1250 से। तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 6250 क्या हो जाएंगे? घुड़सवार सैनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि इसके पास 5000 से ज्यादा सैनिक हो गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? पंच हजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंच हजारी। ठीक, तो जो आपकी घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था थी, किसकी व्यवस्था? घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था थी। इसमें सबसे पहला जो आता था वो 25 घुड़सवार का आता था। किसका आता था? 25 घुड़सवार का जो आपके सैनिक है उनकी टुकड़ी क्या कहलाएगी? हवलदार। फिर आपके कितने हवलदार आएंगे? आपके 5 हवलदार। तो 5 हवलदार में टोटल घुड़सवार कितने हो जाएंगे आपके? 125। इसकी टुकड़ी क्या कहलाएगी? जुमलादार। क्या कहलाएगी? जुमलादार। फिर आपके देखेंगे तो कितने जुमलेदार? 10 जुमलेदार। तो इनके पास 1000 के ऊपर सैनिक हो गए, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? एक हजारी। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 5 हजारी जो हैं उनमें आपके टोटल सैनिक किससे ऊपर चले जाएंगे? 5000 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा? पंच हजारी। तो जो आपकी घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था है, इसके आपके निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारी होते थे, जिनके पास घुड़सवार सैनिकों की संख्या कम से निरंतर क्या होती थी? बढ़ती जाती थी, और फिर ज्यादा से ज्यादा होती जाती थी। तो सबसे कम के पास कितनी है? हवलदार के पास है। फिर उससे बड़ा अधिकारी क्या होगा? जुमलादार होगा। और जुमलादार से बड़ा एक हजारी। एक हजारी के बाद पंच हजारी। तो ये जो है वो आपकी किसकी व्यवस्था है? घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आपके कौन सी सेना आएगी? शाही सेना आएगी। क्या आएगी? शाही सेना आएगी। और जो आपके सिलेदार सेना है, घुड़सवार सेना है, वो तो अनियमित है, वो तो सिर्फ युद्ध के काल में आपके क्या की जाती है? भर्ती की जाती है। तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी? आपके युद्ध काल में ही निर्धारित करेंगे, लेकिन वो भी सेम ऐसी ही होगी कि हवलदार के पास आपके कितने सैनिक होंगे? 25। फिर जुमलादार के पास 125, एक हजारी के पास 1250, और आपके पंच हजारी के पास 6250 घुड़सवार सैनिक होंगे। तो पहली आपके सैन्य प्रशासन में घुड़सवार व्यवस्था की ये व्यवस्था क्लियर है सभी को? तो अश्व सेना में जो सैन्य टुकड़ियों का विभाजन था वो इस प्रकार से था। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपके पैदल सेना थी, कौन सी सेना थी आपके? पैदल सेना। तो शिवाजी ने जो अपनी पैदल सेना का निर्धारण किया था, इसमें आपके सैनिकों की संख्या क्या होती थी? अलग प्रकार से निर्धारित की गई थी। ठीक है, और शिवाजी का सैन्य प्रशासन इसीलिए भी तो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिकों के बलबूते ही इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से अधिकांश युद्ध जीते। इनकी पद्धति जो थी वो छापामार युद्ध पद्धति थी, जिसके अंतर्गत ये गुप्त रूप से क्या करते थे? टोलियों में वार किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोली जो है वो किसकी होगी? एक टोली आपके घुड़सवार सैनिकों की है, दूसरी टोली आपके पैदल सैनिकों की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आपके 9 पैदल सैनिक होते थे, कितने? 9। तो इसका प्रमुख क्या कहलाता था? आपका नायक कहलाता था। ठीक है, अब एक बात कि एक नायक के पास कितने सैनिक है? 9। तो 5 नायक के पास कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 45। इसके पास कितने सैनिक होंगे? 45। तो जो आपके 45 आपके सैनिकों की टुकड़ी होगी, उसका प्रमुख क्या कहलाएगा? हवलदार कहलाएगा। एक नायक के पास कितने हैं? 9। इसके पास कितने हैं? 45। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 2 या 3 हवलदार। ठीक है, कितने हवलदार? 2 या 3। अगर 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 90। ठीक है, और 3 करोगे तो कितने हो जाएंगे? ठीक, कितने हो जाएंगे?
ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 या 135 पैदल सैनिक। ठीक है, इनका प्रमुख क्या कहलाएगा, जुमलादार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यदि 2 वाला है तो 90 से गुणा कर दोगे, यदि 3 वाला है तो 135 से गुणा कर दोगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे कि 10 जुमलादार, कितने आपके 10, तो 10 जुमलादार की टुकड़ी जो है उसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाएगा, 1 हजारी। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका 1 हजारी। तो बेसिकली अगर हम मान लें कि यहाँ 135 लेते हैं, कितना लेते हैं 135, तो आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा। 1000 से ऊपर हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, 1 हजारी कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 5 हजारी क्या है आपका, 5 हजारी। तो 1 हजारी के पास कितना है 1350, और इसको आप क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है 13 पंचे 65, यानी ये क्या चला जाएगा लगभग 6500 से तो ऊपर ही चला जाने वाला, यानी 5000 से क्या हो गया ऊपर तो हुआ, 6000 के लगभग में अमाउंट जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5000 से क्या हो गया ऊपर, तो 1 हजारी के बाद क्या आएगा आपका 5 हजारी आएगा। ठीक है, अब ये लगभग 6000 कुछ जा रहा था और उसके अंडर में आपको क्या करना है एक 7 हजारी। ठीक है, तो इसके पास जो है फिर जो आपके 7 हजारी से ज्यादा अमाउंट जाएगा उसको क्या कहाएगा, सप्त हजारी कहा जाएगा। ठीक, तो आपकी जो पैदल सेना है इसमें सबसे छोटा कौन है, नायक। पैदल सेना में क्या है सबसे छोटा, नायक, और सबसे बड़ा क्या है सप्त हजारी। जबकि आपने जो घुड़सवार सेना देखी थी, क्या देखी थी, घुड़सवार सेना, इसमें सबसे बड़ा क्या था पंच हजारी। यहां पर आपने देखा था हवलदार, वहां था नायक, वहां क्या था नायक था। यहाँ पर हवलदार के पास कितने थे 25, वहां पर नायक के पास कितने थे 9। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ नायक के बाद फिर क्या आया हवलदार, और वहां सबसे शुरुआत में ही क्या था हवलदार। फिर आपने देखा हवलदार के बाद यहाँ क्या आया एक जुमलादार, जुमलादार के बाद 1 हजारी, फिर 5 हजारी और सप्त हजारी। ये किसका विभाजन था, ये शिवाजी के पैदल सैनिकों का क्या था विभाजन। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से उन्होंने पैदल सैनिकों को भी आपके संख्या अनुसार अलग अलग अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया था। ये लोग जो हैं आपके नायक, हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 5 हजारी और सप्त हजारी, ये सेना को क्या करते थे प्रबंधित करते थे, उनका मेंटेनेंस रखते थे, उनको नियंत्रित करना, उनको आदेश देना, ये सब काम कौन करेगा, ये आपके प्रमुख करेंगे। कैसे है सीक्वेंस, नायक, फिर हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 5 हजारी और सप्त हजारी। ये किसके अंतर्गत है आपके, हाँ, एग्जाम के टाइम में अगर आपको सिर्फ ये भी याद रह जाता तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या आप वैसे भी याद नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आपको हिस्ट्री में तो बहुत सारे लोगों के क्या देखने हैं आपको सैन्य प्रशासन, तो कम से कम आप इतना याद रखें कि ये इस प्रकार की व्यवस्था किसने करी थी, आपके शिवाजी ने किया था। ठीक है, अब शिवाजी ने अपने जीवन काल में कई दुर्ग जीते थे, लगभग 35 दुर्ग उन्होंने क्या जीते थे। अब क्या होता था कि ये दुर्ग जो है वो किसी अन्य शासक से ही तो विजित किए जाते थे, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि उस दुर्ग में वह शासक पुनः अपना क्या कर ले, शासन या नियंत्रण स्थापित कर ले। तो शिवाजी ने जब इन दुर्गों को जीतकर अपना राज्य विस्तार किया, तो इन दुर्ग का प्रशासन करना भी शिवाजी के लिए अपने आप में एक चुनौती थी। ठीक है, शिवाजी इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे कि उन्होंने दुर्ग का प्रशासन संभालने के लिए 3 अधिकारियों को संयुक्त जिम्मेदारी दी। कैसी जिम्मेदारी दी, संयुक्त जिम्मेदारी दी, किसको संभालने के लिए, दुर्ग के प्रशासन को संभालने के लिए, ताकि अगर एक कुछ गड़बड़ करे तो बाकी 2 जो हैं वो इन्फॉर्म करेंगे, 2 अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो तीसरा क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अब तीनों गड़बड़ करेंगे तो इसकी व्यवस्था तो उन्होंने नहीं रखी थी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया था। उन्होंने इसके लिए भी क्या किया, एक ब्राह्मण रखते थे और क्षत्रिय रखते थे। तो यहाँ पर जातिगत रूप से उनमें श्रेष्ठता और निम्नता इस प्रकार को भी निर्धारित किया। ठीक है, अच्छा, एक बात यहाँ पर कि ये जो आपके व्यवस्था बनाई गई है, ये वास्तव में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक के रूप में, कि एक दूसरे की या तो वो सहायता करें और कोई गलती हो तो एक दूसरे की गलतियों से शिवाजी को अवगत कराएं, इसके रूप में रखी गई है। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर शिवाजी को आप धार्मिक रूप से असहिष्णु मानते हो, तो आंसर है नहीं। शिवाजी धार्मिक रूप से असहिष्णु नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों की भी पर्याप्त संख्या में भर्ती की थी। ठीक है, तो ये बताता है कि शिवाजी ने किसी भी प्रकार से धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन नहीं किया है।
ठीक है, तो इतिहासकारों ने शिवाजी को क्या माना है? धार्मिक रूप से सहिष्णु माना है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे कि दुर्ग जो है वो शिवाजी की शक्ति का क्या है? प्रमुख स्रोत। पेपर में पूछा गया है कि शिवाजी की शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आंसर है आपके दुर्ग। ठीक है, मराठा साम्राज्य जो है इस व्यवस्था में दुर्ग व्यवस्था का सबसे क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। और आप देखेंगे कि शिवाजी जो हैं उन्होंने दुर्ग के प्रशासन के लिए किसी भी प्रकार के विश्वासघात से बचने के लिए 3 समान दर्जे वाले अधिकारियों को संयुक्त रूप से क्या दी है? नियुक्ति। अब आप यहां पर देखेंगे कि कौन कौन को नियुक्ति देते थे। एक तो हवलदार होता था, दूसरा आपका सबनीस होता था, और तीसरा होता था आपके सरे नौबत। तो दुर्ग का प्रभारी कितने लोगों को मिलाकर बनाते थे? 3। पहला हवलदार, दूसरा है सबनीस, और तीसरा क्या है? सरे नौबत। ठीक है, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बनाया जाता था? प्रभारी बनाया जाता था। और आप देखेंगे कि जो सबनीस है आपका, क्या है आपका? सबनीस, इस पर वो किसकी नियुक्ति करते थे? किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति की नियुक्ति करते थे। जबकि जो आपका हवलदार और सरे नौबत है इस पर वो किसी मराठाओं या मराठा जो आपके हैं जो क्षत्रिय राजवंश से संबंधित उनकी क्या करते थे? वो नियुक्ति करते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हवलदार और सरे नौबत को क्या बनाते थे? मराठा से, और सबनीस जो होता था वो हमेशा एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता था। यहां तक की बात क्लियर। तो ये था शिवाजी का क्या? आपका दुर्ग प्रशासन। अब शिवाजी ने पैदल सेना रख ली, शिवाजी ने घुड़सवार सेना रख ली, शिवाजी ने जो है वो दुर्ग का प्रशासन देख लिया, है ना। यहाँ पर तो संयुक्त अधिकारी बना दिए, क्या क्या? हवलदार, सबनीस और आपके सरे नौबत। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रमुख कौन होगा? सरे नौबत ही होगा। कौन होगा आपका? सरे नौबत, क्योंकि वो सेना का क्या है? सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक, ये हो गया आपका दुर्ग का प्रशासन। इसके बाद जब शिवाजी ने आपके कोंकण वाला क्षेत्र जीता, कौन सा वाला? कोंकण। इस वाले क्षेत्र पर जब विजय प्राप्त की तो यहाँ पर जो है शिवाजी को डर था जंजीरा के आक्रमणकारियों से। ठीक है, तो जंजीरा के जो एबिसिनियाई आक्रमणकारी थे, इन आक्रमणकारियों से जो है वो शिवाजी को काफी सतर्क होने की आवश्यकता महसूस हुई। तब शिवाजी ने कोंकण वाले क्षेत्र पर विजय के पश्चात नौसेना का भी क्या किया है? गठन। किसका गठन किया है? नौसेना का। और आप देखेंगे कि शिवाजी जो हैं जिस काल में आपके मराठा साम्राज्य है, यानी कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में जहां मुगल शासक भी नौसेना का गठन नहीं कर पाए हैं, वहां शिवाजी नौसेना का गठन करने वाला पहला शासक है। क्या है आपका? पहला शासक है जिसने क्या किया है? नौसेना का गठन किया। वहां तो आपने देखा था कि जहांगीर या मुगलों की आपके शक्ति क्षीणता का कारण ही क्या है? क्योंकि उन्होंने नौसेना के विकसित करने पर ध्यान ही नहीं दिया था। और आपने देखा था कि किस प्रकार से जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो भारत में आती हैं और अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर ही वो भारत पर कई सौ सालों तक क्या करती हैं? राज करती हैं, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शिवाजी यहाँ पर काफी श्रूड, काफी डिप्लोमेटिक थे और बहुत अच्छे भविष्य दृष्टा या दूरदर्शिता पूर्ण उनकी नीति थी कि उन्होंने कोंकण क्षेत्र पर विजय के बाद जो जंजीरा के अभिशनाई थे उनके आक्रमणों से बचने के लिए खुद की एक नौसेना का गठन कोलाबा में किया था। कहाँ किया था? कोलाबा में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोंकण प्रदेश को विजिट करने के बाद जंजीरा के आक्रमणकारियों से सुरक्षा करने के लिए शिवाजी ने किसका गठन किया? नौसेना का गठन किया। और शिवाजी ने यह नौसेना कहाँ पर बनाई? कोलाबा में। और कोलाबा में जब वो नौसेना का गठन करेंगे तो नौसेना में क्या रखवाएंगे? जहाजी बेड़े। क्या रखवाएंगे? जहाजी बेड़े। तो जहाजी बेड़े कहाँ पर बनवाए गए? आपके कोलाबा नामक स्थान पर बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्होंने यहाँ पर जहाजी बेड़े का क्या करवाया? निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नौसेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? अभी आपने देखा था कि पैदल सेना और जो घोड़े सवार सेना था उन दोनों का संयुक्त रूप से अधिकारी क्या कहलाता था? सरे नौबत कहलाता था। जबकि नौसेना का जो प्रमुख अधिकारी था उसे सरखेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरखेल। सर ए खेल या सरखेल कहा जाता था, जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि शिवाजी की नौसेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? आपका सरखेल। यहां तक की बात है क्लियर। अब इसके बाद आप देखेंगे कि शिवाजी जो हैं उन्होंने जब अपनी नौसेना का गठन किया तो नौसेना का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? आपका कोलाबा। क्या है आपका? कोलाबा। जहां पर उन्होंने क्या किया है? जहाजी बेड़ों का निर्माण करवाया। और उन्होंने ये कोलाबा में जो नौसेना का गठन किया था, इस नौसेना को भी 2 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला भाग जो है वो कहलाता है दरिया सारंग, क्या है आपके? दरिया सागर, जो कि आपके मुस्लिम के अधीन होती थी। और दूसरा भाग जो है वो है आपका नायक, जो किसके अधीन होती थी? आपके हिंदुओं के अधीन होती थी। ठीक है, तो इसका प्रमुख, जिसका प्रमुख आपका हिंदू होता था उसे क्या कहा जाता था? नायक। और जिसका प्रमुख मुस्लिम होता था उसका प्रमुख क्या कहलाता था? दरिया सारंग कहलाता था। तो नौसेना की जो कोलाबा वाली क्षेत्र की नौसैनिक जहाजी बेड़ा था उसको कितने भागों में बांटा? 2। पहला था दरिया सारंग और दूसरा जो है वो नायक। इसके अलावा उन्होंने आगे चलकर कल्याण और भिवंडी, क्या है आपका? कल्याण और भिवंडी, यहाँ पर भी नौसैनिक जहाजी बेड़ों का क्या करवाया? निर्माण कराया। और नौसेना का विस्तार करने पर भी ध्यान दिया। किसने? आपके शिवाजी ने। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर? तो शिवाजी की पैदल सेना, शिवाजी की घुड़सवार सेना, शिवाजी का दुर्ग का प्रशासन, जो 3 आपके अधिकारी संयुक्त रूप से करते थे। फिर शिवाजी की आपकी नौसेना, और नौसेना का भी क्षेत्र कितना है? 3, कोलाबा, भिवंडी और आपके कल्याण। ठीक है, मेन क्या है? कोलाबा है, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका? दरिया सारंग, और दूसरा क्या है? नारंग। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि शिवाजी जो हैं उनके अंग रक्षक कौन होते थे? तो मैंने कहा कि शिवाजी ने जब आपके पहला अभियान ही किया था, तो उनके पहले अभियान में ही जिन सैनिकों की भर्ती की गई थी, या जिन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के कारण, अपने देश की भूमि की रक्षा के कारण जागृत हुए थे, वो थे मावल सैनिक। कौन थे आपके? मावल सैनिक। तो जिनका राष्ट्र से प्रेम था, जो अपने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम और त्याग, निछावर, समर्पण की भावना से ओतप्रोत थे, ऐसे सैनिकों को ही शिवाजी ने अपने अंग रक्षक के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, जो काफी कर्मठ, बहादुर और साहसी होते थे। तो शिवाजी के जो अंगरक्षक या बॉडीगार्ड्स होते थे, वो आपके कौन होते? आपके मावल सैनिक होते थे। और मावल सैनिक कौन थे? ये एक प्रकार के आपके पहाड़ पर निवास करने वाली लड़ाका सैनिक होते थे। कैसे थे? पहाड़ पर निवास करने वाले लड़ाका सैनिक। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या जान लिया है? शिवाजी का सैन्य प्रशासन। क्या जान लिया है? हाँ, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शिवाजी की जो सेना है वो कितने माह तक आपके आपके सेना की छावनियों पर रहती थी? 4 वर्ष वर्षा काल में। क्यों? क्योंकि पैदल सेना और घुड़सवार सेना जो है वो आपके दक्कन के पठारी क्षेत्र में दलदली इलाकों पर जो है वो सैन्य अभियान करने में सक्षम नहीं होती थी। तो इनका जो सैन्य अभियान जब भी होता था वो दशहरे के बाद शुरू होता था और वर्षा काल तक ही चलता था। फिर वर्षा काल जैसे ही शुरू होता था तो फिर सेना अपनी छावनियों में रहने लगती थी। ठीक है, तो 4 माह में वर्षा काल के दौरान कोई भी सेना अभियान नहीं होता था। सेना कहाँ होती थी? आपके छावनियों में होती थी। मुख्यतः संपूर्ण सेना अभियान आपके पैदल और घुड़सवार सैनिकों की सहायता से किए गए। ठीक है, सैनिकों को वेतन कैसा दिया जाएगा? नगद। जागीर प्रणाली या जागीर प्रथा को सैनिक शिवाजी ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, जिसके कारण योग्यता के आधार पर सैनिकों की क्या होती थी? भर्ती होती थी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा कि मैंने बताया था कि सेना को क्या कहा जाता था? आपकी जो स्थायी सेना होती थी उसको क्या कहा जाता था? पागा। ठीक है, संपूर्ण सेना को क्या कहा जाता था? पाईक। ठीक है, और स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? पागा। इसी का नाम क्या था? बारगीर। ठीक है, तो बारगीर या पागा सेना जो थी वो स्थायी सेना थी, जिसमें मुख्यतः कितने घुड़सवार थे? 30 से 40 घुड़सवार रहते थे। यानी परमानेंटली जो सेना थी उसमें कितने थे आपके? 30 से 40। और मैंने उसमें आप लोगों को क्रम भी बताया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनको हवलदारों की कमानों में रखा जाता था। शिवाजी जो है उन्होंने सभी जातियों के व्यक्तियों के, इवन मुस्लिम्स को भी जो है वो अपनी सेना में क्या दिया है? भर्ती दिया। ठीक है, तो सैनिकों के रूप में सभी की नियुक्ति की जाती थी। और जो आपके विभिन्न जाति हैं, जैसे आपने जाना था कि ब्राह्मण जाति का व्यक्ति क्या बनता था? सबनीस। और जो आप देखते थे 2 हवलदार और क्या? सरे नौबत, ये कौन बनते थे? आपके मराठा। ठीक है, तो हम देखते थे कि यहाँ पर जो है वो दुर्ग सेना का भी क्या करते थे? गठन करते थे। ठीक है, ये हो गई उनके क्या? सैन्य अभियान के बारे में। अच्छा, शिवाजी जो हैं वो आपके बता दिया मैंने कि दशहरे के त्यौहार के बाद ये क्या करते थे? सैन्य अभियान। और किस पद्धति का उपयोग करते थे? गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का उपयोग करते थे, जिसमें गुप्त रूप से आपके सामूहिक रूप में क्या किए जाते थे? विद्रोही के ऊपर जो है वो आक्रमण किए जाते थे। इसे ही क्या कहा जाता था? छापामार पद्धति। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे आप वर्तमान में देखते हैं कि सीमा पर स्थित जो सैनिक हैं उनको अपनी पत्नी को ले जाने की अनुमति नहीं होती है ना, क्योंकि कई बार वहां पर जो है
आपके आवास नहीं है वैसे स्थल कि जहां पर जो है उनकी फैमिली के साथ उनको क्या रख सका जाए, सैनिकों को रखा जाए, उतनी सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती परिवार को। तो इस स्थिति पर आप देखते हैं कि आज भी सैनिकों को जो है वो स्त्रियों को या अपने परिवार को ले जाने की क्या है, अनुमति नहीं है। शिवाजी के काल में जो सेना थी इनको भी स्त्रीगामिता पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी जो सैनिक थे वो अपने परिवार और अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकते थे। साथ ही सैनिकों को मनोरंजन के लिए नर्तकों को, नर्तकी यानी डांसर्स जो होती थी उनको यदि वो मनोरंजन के लिए ले जाना चाहती हैं तो उन्हें भी ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी जो आपके सैनिक हैं या सेना अगर किसी भी क्षेत्र पे जाएगी तो उनको स्त्रीगामिता पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध। स्त्री किसी भी स्थिति में सैनिकों के साथ नहीं जाएगी। यह व्यवस्था किसने अपनाई थी, आपके शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी ने सेना के साथ स्त्रीगामिता पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। किसी भी स्त्री को और किसी भी नर्तकी को सेना के साथ जाने की आज्ञा नहीं थी। अच्छा, जब भी युद्धक अभियान होते थे या विजय अभियान होते थे तो इसमें सैनिक या सिपाही जो है वो लूटपाट करते थे। तो प्रत्येक सिपाही द्वारा लूटपाट किए गए माल का संपूर्ण जानकारी और ब्यौरा रखा जाता था, फिर उसका क्या होता था, बंटवारा होता था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि शिवाजी ने अपनी सेना में क्या दिया है, मुस्लिमों को भी नियुक्ति दी है, जो ये बताता है कि शिवाजी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक की बात है। और शिवाजी के जो सेना है इसमें क्या था, आपका कठोर अनुशासन होता था। ठीक, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर सैनिकों को जो रसद है या आपके सामग्री है, उस सैन्य सामग्री को देखरेख करने वाला, उसकी आपूर्ति पर नियंत्रण और प्रबंधन करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था उसका नाम था कारखाना नवीश। क्या नाम था, कारखाना नवीश। तो ये क्या करता था, इसका मुख्य कार्य रसद और सैन्य सामग्री की देखभाल करना होता था। ठीक है, इसके पहले ही हमने बता दिया था सबनीस क्या होते थे, आपके ब्राह्मण होते थे। जब भी सबनीस की नियुक्ति होगी तो वो कौन होगा, आपका ब्राह्मण जाति का। और जो नागरिक होंगे वो असैन्य और राजस्व प्रशासन का भी कार्य क्या करते थे, संभालते थे। ठीक है, अच्छा, शिवाजी की ये जो युद्ध कला थी, क्या थी आपकी युद्ध कला, जो आपके गुरिल्ला युद्ध पद्धति या आपकी छापा मार पद्धति है, इसका प्रयोग अहमदनगर के मलिक अंबर ने शिवाजी से पहले किया था। तो शिवाजी की जो सेना है इसने जिस गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापा मार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, इसका पहले से प्रयोग अहमदनगर के मलिक अंबर ने कर चुका था। शिवाजी ने वहीं से सीखी और उसको अपनी सेना में क्या किया, इम्प्लीमेंट किया था। अपनी सेना में भी उन्होंने जो सैनिकों की भर्ती की उन्हें किस सैन्य प्रणाली में, युद्ध पद्धति में दक्ष किया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति में दक्ष किया। इसीलिए शिवाजी का अग्रगामी या प्रेडेसेसर जो है किस पद्धति में, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में, किसे कहा जाएगा, मलिक अंबर को कहा जाए, क्योंकि वो पहले कर चुके थे। और शिवाजी जो है उनके बाद किस पद्धति को प्रयोग करते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को प्रयोग करते हैं। तो मराठों के द्वारा अपने संपूर्ण सैन्य अभियानों में जिस पद्धति का उपयोग किया गया वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापा मार पद्धति है। चूंकि मलिक अंबर जो है वो दक्षिण भारत का था, तो दक्षिण भारत में इस पद्धति को बारगीगिरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बारगीगिरी। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का दक्षिण भारत में क्या नाम है, बारगीगिरी। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर। तो सभी को शिवाजी का सैन्य प्रशासन समझ में आ गया है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, शिवाजी के सैन्य प्रशासन में क्या क्या जाना, पहला पहला क्या है, पैदल सेना, और दूसरी क्या है, घुड़सवार सेना। ठीक है, घुड़सवार सेना को भी दो भाग में, क्या नाम से जाना, सिलेदार और बारगीर। बारगीर को क्या कहा जाता था, पागा। शिवाजी की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी, पाइक। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा था कि उनको किस प्रकार से टुकड़ियों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा शिवाजी ने क्या रखी, दुर्ग सेना भी रखी। फिर नौसेना का गठन किया। नौसेना का गठन कहाँ किया, कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, इनमें क्या किया था, नौसेना का भी गठन किया। फिर क्या किया सैनिकों के बारे में, कोलाबा में भी दो भाग थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा कि सैनिकों का वेतन कैसे किया जाता था। सैन्य की पद्धति, युद्ध पद्धति क्या थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार पद्धति। स्त्रीगामिता पर रोक लगाई गई थी, नगद वेतन दिया जाता था, जागीर व्यवस्था नहीं थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो थी वो कहाँ से ली गई थी, मलिक अंबर से ली गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या जाना है, शिवाजी का सैन्य प्रशासन। और आपकी स्थायी सेना या नियमित सेना जो शाही सेना थी उसको पागा कहा जाता था, जिसमें 30 से 40 हजार घुड़सवार ऑल टाइम परमानेंट होते थे। अनियमित सेना भी भर्ती की जाती थी।
ये थी क्या आपके सैन्य। और सेना जो आपके सेना का प्रमुख है वो क्या कहलाता था, सरे नौबत कहलाता था। और उसका भी सर्वोच्च प्रमुख कौन होता था, छत्रपति ही होता था। तो राजा जो होता था वो सेना का सर्वोच्च प्रमुख पदाधिकारी होता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आज आपने शिवाजी का क्या जाना, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन के बाद अब शिवाजी का हम क्या पढ़ेंगे, राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इतने बड़े साम्राज्य को खड़े करने में वित्त की व्यवस्था तो की ही होगी। तो आप देखेंगे कि शिवाजी जो है वो वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से राजस्व या वित्त को निर्धारित करते थे। ठीक है, अब राजस्व या वित्त को निर्धारित करने के अलावा शिवाजी ने दो अनियमित करों का भी प्रचलन किया था। क्या बोला मैंने, अनियमित कर। अनियमित कर जो है वो है चौथ और सरदेश मुखी। इसलिए पहले ही क्लियर किया है कि कुछ आपका नियमित वित्त व्यवस्था है वो अलग है, और जो अनियमित कर व्यवस्था है वो क्या है आपके चौथ और सरदेश मुखी। यहां तक की बात है क्लियर, ठीक है। अब जब आप शिवाजी के राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे, किसकी, राजस्व, तो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था है यह भी अहमदनगर के राजा या राज्य के शासक किसके द्वारा, मलिक अकबर के द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर है। तो आप देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था मेनली जो है वो आपके तीन तरीके की होती है। पहली व्यवस्था जो होती है वो होती है आपके क्या, स्थायी बंदोबस्त। क्या होती है आपके, स्थायी बंदोबस्त, जिसमें आपका क्या किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है आपके रैयतवाड़ी। क्या होती है आपके, रैयतवाड़ी। तो रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। और जब आपके कोई आपके मध्यस्थ नियुक्त न किया जाए, स्थायी बंदोबस्त में क्या नियुक्त किए जाते हैं, जमींदार। और जमींदार जो है वो किसानों से क्या लेकर आता है, कर लेकर आता है। लेकिन आप देखेंगे कि रैयतवाड़ी में रैयत शब्द का अर्थ ही किसान है। और जब किसान से सीधे तौर पर उससे क्या किया जाएगा, कर लिया जाएगा या लगान या भू राजस्व लिया जाएगा, तो वो व्यवस्था क्या है आपकी, रैयतवाड़ी। तीसरी व्यवस्था जो होती है वो होती है आपके महालवाड़ी। क्या होती है आपके, महालवाड़ी। तो हम देखते हैं कि महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत महाल का अर्थ होता है गांव। क्या होता है आपका, गांव। तो गांव का एक प्रमुख बनाया जाता है जिसको गांव को बोलते हैं महाल। और महाल का जो प्रमुख होता है वो एक प्रतिनिधि होता है जो संपूर्ण गांव में सामूहिक कृषि जब की जाएगी तो उस स्थिति में किसानों से कर राजस्व या भू राजस्व को एकत्र करके लाकर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवाजी ने ना तो ठेकेदार वाली व्यवस्था, जिसको आप इजारेदारी व्यवस्था कहते थे, ना वो अपनाई। शिवाजी ने ना ही स्थायी बंदोबस्त अपनाया और शिवाजी ने ना ही महालवाड़ी व्यवस्था अपनाई। तो शिवाजी ने अपने भू राजस्व को एकत्र करने के लिए सीधे तौर पर किसान यानी रैयत से क्या किया है, भू राजस्व वसूल किया। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, शिवाजी से पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाई थी, मलिक अंबर ने अपनाई थी। कहाँ के, अहमदनगर के। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनकी व्यवस्था जो है वो किस पर आधारित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित है। और इस व्यवस्था को सरजामी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मराठा प्रशासन में किस नाम से जाना जाता है, सरजामी। जैसे आपने देखा था वहां पर सैन्य प्रशासन को किस नाम से जाना जाता था, पागा। किसके नाम से, पाइक, पाइक के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर या आपके राजस्व व्यवस्था को किस नाम से जान रहे हैं आप, सरजामी व्यवस्था। तो शिवाजी जो है उन्होंने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा यानी इजारेदारी प्रथा का समाप्तिकरण कर दिया। बंदोबस्त प्रणाली को भी अपनाया नहीं, सीधे तौर पर किसान जो उत्पादन करेगा उसके उत्पादन के आधार पर लागान का निर्धारण किया जाएगा। और किसान यानी क्या है, रैयत। ठीक है, तो यहाँ पर रैयत से सीधे तौर पर जितना उत्पादन हुआ है उससे आप क्या करेंगे, भू राजस्व वसूल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली कि यहाँ पर जो शब्द है वो है सरजामी। क्या है आपका, सरजामी। सरजामी जो है वो आपके वतनदार, क्या है आपके वतनदार, वतनदारों को जीवन निर्वाह के लिए प्रदान की गई भूमि से क्या कहा जाता है, सरजामी। क्या कहा जाता है, सरजामी। वतनदार मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको लैंड अलॉट किया गया है। ठीक है, और वो व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। तो वो उस खेती वाली भूमि का क्या है, स्वामी है। और वहां पर वो जीवन निर्वाह करने के लिए उस खेती करके क्या करता है, अनाज का उत्पादन करता है। वही तो वतनदार है। ठीक है, तो वतनदार जो है उसे जीवन निर्वाह करने के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी उस भूमि को क्या कहते थे, सरजामी कहा जाता था। ठीक है, अब इस सरजामी से क्या करेंगे, भू राजस्व को वसूल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कि शिवाजी ने जो है वो भूमि का मापन कराया।
क्या कराया? भूमि का मापन कराया। और शिवाजी ने जब अपनी भूमि का मापन कराया, भूमि का मापन करने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि भाई किसके पास कितनी क्या है, भूमि है। नहीं तो कोई भी क्या करता रहता है, कम कम भूमि बताता रहता है, हमारे पास तो 2 ही एकड़ है, ठीक है, भले कितनी हो 15 एकड़। अगर आप 2 एकड़ बताओगे तो भू राजस्व कैसा देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो शिवाजी ने सबसे पहले भूमि की क्या कराई? पैमाइश, या भूमि का क्या कराया? मापन। तो भूमि का मापन करने के लिए उन्होंने नई पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें मापन करने के लिए प्रयोग किया गया था काठी या जरीब। क्या क्या प्रयोग किया गया था? काठी या जरीब। तो पहले सन की रस्सी वगैरह प्रयोग करते थे, या अंगुल या बित्ता का प्रयोग करते थे, जिसके कारण जो है वो सही तरीके से मापन नहीं होता था। तो उन्होंने पैमाने की या मापन की क्या कर दी? इकाई ही निर्धारित कर दी। किसने? शिवाजी ने। अच्छा, शिवाजी जब शासन काल में है तब मुगल सत्ता पर कौन है? औरंगजेब है ना। और औरंगजेब से पहले अकबर आ चुके थे कि नहीं? आए थे। तो अकबर ने जब अपने यहाँ भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल था। जिन्होंने जो है वो क्या करी थी? आपकी भूमि का पैमाना निर्धारित किया था, माप निर्धारित करी थी, कैसे भू राजस्व लिया जाएगा ये सब निर्धारित किया था। तो आप यहाँ पर जो शिवाजी का भू राजस्व प्रशासन देखेंगे, इस पर भी आप देखेंगे कि शिवाजी ने लगभग वैसी ही पद्धतियों का अनुकरण किया है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने भी क्या कराई? भूमि का मापन। और भूमि का मापन करने के लिए इन्होंने क्या पैमाइश का पैमाना अपनाया? काठी या जरीब। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि 20 काठी, क्या है आपका? 20 काठी। 20 काठी का मतलब है 1 बीघा जमीन। क्या है आपके? 1 बीघा जमीन। और 20 बीघा का मतलब क्या है आपका? 1 चवर जमीन। तो उन्होंने क्या कर दिया? भूमि के मापने का पैमाना क्या कर दिया? निर्धारित, जो कि क्या था? काठी या जरीब। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहली बार जो शिवाजी हैं, उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, जिसका नाम जो था वो था अन्नाजी दत्तो। क्या नाम था? अन्नाजी दत्तो। तो 1679 में शिवाजी के आदेश पर पूरा एक बड़े स्तर पर संपूर्ण मराठा साम्राज्य की भूमि का लैंड सर्वे, भू सर्वेक्षण करवाया जाता है, संपूर्ण भूमि का मापन होता है, और इसकी जिम्मेदारी अन्नाजी दत्तो को दी गई थी। जैसे अकबर ने टोडरमल को दी थी, वैसे शिवाजी ने किसको दी थी? अन्नाजी दत्तो को दी थी। ठीक है, तो शिवा अकबर के प्रमुख कौन थे भू राजस्व व्यवस्था में? टोडरमल। और शिवाजी के प्रमुख कौन है? अन्नाजी दत्तो। इसीलिए इनको मराठा साम्राज्य का टोडरमल कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का टोडरमल कौन कहलाता है? अन्नाजी दत्तो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अन्नाजी दत्तो को मराठों का क्या कहते हैं? टोडरमल कहते हैं। अच्छा, अब जब आप भूमि की पैमाइश करवाओगे ना, तो भूमि की पैमाइश करवाने के बाद एक कबूलियत लिखवाई जाती थी। क्या लिखवाई जाती थी? कबूलियत। ये कबूलियत क्या होती थी? कबूलियत में संपूर्ण भूमि की जानकारी होती थी कि हाँ, हमारे पास इतनी जानकारी है, मिस्टर राम के नाम में इतनी, उसके बेटे इतने हैं, 4 पुत्र हैं, उसकी जमीन यहाँ है, थोड़ी जमीन यहाँ है, इस इतनी बीघा जमीन यहाँ है, इतनी चवर भूमि जो है वो यहाँ है। तो वो पूरी क्या लिखाई जाती थी? कबूलियत। तो कबूलियत का मतलब है किसी व्यक्ति के पास खेती हर भूमि का कितना हिस्सा है, और वो कहाँ कहाँ कितने कितने क्षेत्रफल पर खेती करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? कबूलियत कहलाती थी। क्लियर है? तो यहाँ आप एक शब्द से और परिचित हुए, क्या? भूमि के मालिकों से क्या ली जाती थी? आपकी कबूलियत ली जाती थी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है? ठीक, सबसे पहले किसने आपके करवाया पैमाना? शिवाजी ने। और शिवाजी ने जब उसका पैमाना कराया तो उसके लिए नियुक्त, सर्वेक्षण करने के लिए किसको नियुक्त किया था? अन्नाजी दत्तो, जिनको क्या कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का टोडरमल। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि अब बात आई कि राजस्व की राशि का निर्धारण कैसे होगा। तो शिवाजी जो हैं, इन्होंने राजस्व की राशि सीधे तौर पर किससे वसूली? किसान से। तो बीच में आने वाला जो मध्यस्थ था, उसका हिस्सा क्या हो गया? खत्म। वो लाभ वाभ जो भी लेता था वो क्या हो गया? उसकी कहानी उन्होंने क्या कर दी? खत्म कर दी। तो जो अतिरिक्त लाभ की जो आपकी राशि थी वो खत्म हो गई। तो अब पहले जब मध्यस्थ होते थे तो ज्यादा कम कर लिया जाता था, मध्यस्थ होंगे तो कुछ हिस्सा उनको भी देना पड़ता था। तो रैयत से कितना हिस्सा लेते थे? 33% लेते थे। लेकिन फिर जब शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी, ठेका प्रथा को क्या किया? समाप्त। तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करेंगे तो बोलेंगे कि अब
चूंकि मध्यस्थ नहीं है तो विभिन्न प्रकार के करों की भी समाप्ति कर दी, चुंगी उंगी कर और कई प्रकार के लगभग 40 प्रकार के करों को समाप्त किया और उसके स्थान पर कहा कि अब 33% के बजाय व्यक्ति कितना टैक्स देगा, आपका 40% टैक्स देगा। तो आपके द्वारा कुल उपज का कितना भू राजस्व के रूप में चुकाया जाएगा, 40% चुकाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राजस्व की राशि कुल उपज या पैदावार का पहले कितने लेते थे, 33%, लेकिन बाद में स्थानीय कर और चुंगियों को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। तब राजस्व की राशि 33% की बजाय कितनी कर दी गई, 40% की गई। ठीक है। और ये राजस्व की राशि जो है कैसे चुकाई जा सकती थी, किसान चाहे तो उसे नगद में भी चुका सकते थे और चाहे तो अनाज के रूप में भी चुका सकते थे। तो दोनों रूप में ली जाती थी, या तो आप खाद्यान्न के रूप में चुका दीजिए और या फिर आप नगद के रूप में। ठीक है। तो राजस्व व्यवस्था में चीजें समझ में आ गई। सरजामी क्या है? ठीक है, क्या था आपका? वतनदारों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, सरजामी। यहां तक क्लियर है। अब वो तो जो भू राजस्व की राशि से आने वाला 40% है वो नियमित है। वो कैसा है? नियमित। अब शिवाजी क्या करते थे, सैन्य अभियान करते थे और कई जगह के क्षेत्रों को क्या कर लेते थे, जीत लेते थे। ठीक है। अब इस आक्रमणकारी गतिविधियों के कारण कुछ क्षेत्र जो है वो शिवाजी के कंप्लीटली नियंत्रण में आ जाते थे। जो शिवाजी के कंप्लीटली नियंत्रण में आ जाते थे वहां से भी शिवाजी क्या करते थे, उनसे भी कुछ कर वसूलते थे। और कुछ राज्य ऐसे होते थे जो चाहते थे कि मराठे हमारे ऊपर आक्रमण ना करें, तो मराठे हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे तो उससे पहले ही वो उनसे क्या कर लेते थे, समझौता कर लेते थे कि आप हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे तो हम आपको इतना टैक्स देंगे। ठीक है। तीसरी चीज कि मराठे जिनको अपने क्षेत्र में या अपने अंदर शामिल कर लेते, अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेते थे, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए अब किसी तीसरे आक्रमणकारी से, क्योंकि मराठों ने तो आक्रमण करके उनका अनेक्षर अपने राज्य क्षेत्र पे कर लिया है, तो अब यहाँ पर किसी तीसरे आक्रमणकारी से उस राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के एवज में भी जो मराठा हैं वो क्या कर लेते थे, उनसे कर लेते थे। और ये दोनों ही कर जो है वो आपके चौथ और सरदेश मुखी के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? चौथ और सरदेश मुखी। तो चौथ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, एक चौथाई दिख रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी राशि कितनी होगी, आपके 1/4 ही होगी। किसकी? आपके चौथ के। ठीक है। तो पहला कर जो है वो है आपका चौथ कर। कौन सा कर है? चौथ। तो चौथ कर जो है वो मुगल क्षेत्र की भूमि और पड़ोसी राज्यों की आय का क्या होता था? चौथा हिस्सा होता था। ठीक है। जो आपके मराठा साम्राज्य के आसपास के हिस्से हैं उन लोग वो चाहते थे कि हम जो है वो मराठा आक्रमण से क्या रहे, बचे रहे। तो वो बोलते थे अगर आप, शिवाजी जो कहते थे हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे यदि आप अपने यहाँ होने वाली कुल आय का 1/4 हमको क्या दें, चुकाएं। तो कुल आय का 1/4 यानी 1/4 आपने चुका दिया, यानी क्या दे दिया, चौथ दे दिया। तो मराठे उस राज्य को खुद के आक्रमण के बदले क्या दे देते थे, सुरक्षा दे देते थे। तो कुछ राज्यों के संदर्भ में यह था कि मराठा आक्रमण से बचने के बदले क्या लिया जाता था, चौथ। फिर इसके बाद मराठों ने तो कुछ राज्यों या क्षेत्रों को क्या कर लिया, विजित कर लिया। अब क्या हुआ कि अब उस राज्य पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण ना करे, तो तीसरी शक्ति आक्रमण नहीं करेगी तो वहां पर भी तो मराठे सुरक्षा देंगे, तो वहां पर सुरक्षा देने के एवज में जो कर लिया जाएगा वह भी चौथ ही कहलाएगा। तो चौथ कर जो है वो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में भी लिया जाता था। यहां तक क्लियर है? पहला मराठों से आक्रमण से सुरक्षा के बदले में, दूसरा तीसरी शक्ति से आक्रमण से सुरक्षा के बदले में लिया जाता था कुछ राज्यों से। और कुछ राज्य ऐसे जिनको किन्होंने, मराठों ने क्या किया है, जीता है, तो चौथ जो है वो विजित राज्यों से 1/4 उनकी आय का कुल भू राजस्व जो उनके पास आता था उस आय का 1/4 भाग तो लेते ही थे, जिनको उन्होंने क्या किया है, जीता है। तो चौथ जो है वो विजित राज्यों से क्या किया जाता था, 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो चौथ एक सिक्योरिटी टैक्स है, एक क्या है, सुरक्षा कर। ठीक, पहला हमने आपको जीता तो 1/4 कर दो, चौथ। यदि हमने आपको नहीं जीता है
तो आपको डर लग रहा है कि हम मराठे जो हैं आपके क्षेत्र पर आक्रमण करके आपको जीत लेंगे, आपका अधिग्रहण हम अपने राज्य में कर लेंगे, तो आप हमारे आक्रमण से अपनी सुरक्षा करना चाहते हो तो भी हमको क्या दो, चौथ दो। और यदि हमने आपको जीत लिया है और आपको किसी तीसरी शक्ति से भय है, तो उस तीसरी शक्ति से हम लड़ेंगे, आप थोड़ी ना लड़ोगे। तो तीसरी शक्ति से आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, चौथ। तो चौथ अलग अलग शर्तों के अधीन वसूल किया जाता था। यहां तक की बात क्लियर है। अब ये जो चौथ की राशि कलेक्ट होती थी, क्या आती थी, राशि, उस चौथ की राशि का बंटवारा कैसे होता था, किसको कितनी बांटी जाती थी। तो चौथ की राशि का बंटवारा आप देखेंगे कि टोटल जो चौथ की राशि आती थी उसका 1/4 भाग किसको दे देते थे, राजा को। ठीक है, 6% भाग जो है किसको दिया जाता था, पंत सचिव को। और 3% भाग राजा की इच्छा पर निर्भर होता था कि किस चीज पर खर्च करना है। बचा जो 66% भाग होता था, ये मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे दिया जाता था। भाई घुड़सवार रखेंगे तब तो उनकी क्या करेंगे, सुरक्षा ना, किससे, आक्रमण से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलता था, घुड़सवारों को देते थे। किनको, मराठा सरदारों को। तो इस प्रकार से चौथ कर का क्या किया जाता था, विभाजन। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए, दूसरा कर जो आपका महत्वपूर्ण कर है वो है आपका सरदेशमुखी। कौन सा कर है आपका, सरदेशमुखी। तो यह कर जो है सरदेशमुखी में 10 आ रहा है ना, ऐसे याद रखना। तो क्या आ जाएगा, 1/10। चौथ में 1/4 आता है और सरदेशमुखी में क्या आएगा, 1/10 आएगा। तो सरदेशमुखी आपका कितना लिया जाता था, 10%, या इसको अपन क्या कहते थे, 1/10 भाग। ठीक है, तो वंशानुगत रूप से जो आपके सरदेशमुखी हैं, उन सरदेशमुखी से, उस प्रदेश से सरदेशमुखी होने के कारण क्या वसूल किया जाता था, आपका सरदेशमुखी कर वसूल किया जाता था। ठीक है, यानी कोई प्रदेश यदि सीधे मराठा साम्राज्य में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, तो उसको 66% जो है वो सीधा क्या करना पड़ता था, जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। और फिर जब उसके संपूर्ण राज्य की 66% जागीर के रूप में बांट दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उससे सिर्फ 10% का टैक्स लेंगे। उन्होंने युद्ध वुद्ध नहीं किया और क्या बोले, सीधे हम आपके राज्य में क्या करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। तो आप क्या बने हैं, हमारे राज्य में शामिल हुए सीधे तौर पर, बिना युद्ध के, बिना आक्रमण के। तो वो क्या कहलाए, वो सरदेश कहलाए। क्या कहलाए, सरदेश। तो ऐसे सरदेश मुखियों से कितने % का टैक्स लेते थे, 1/10 लेते थे, जो आपका क्या कहलाता था, सरदेश मुखी टैक्स कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से दो आपके कर कौन कौन से क्लियर हो गए, चौथ और सरदेश मुखी। क्या ये परमानेंटली टैक्स है, नहीं, वो तो तब बनेंगे परमानेंटली जब वो राजा बनने में शामिल हो जाएंगे, नहीं तो क्या है, वो अनियमित रूप से देते रहते थे। ठीक है, बाकी स्थायी राजस्व किससे प्राप्त होता था, लगान से। उस भू राजस्व के निर्धारण के लिए क्या व्यवस्था कहलाती थी आपकी, सरजामी। क्या कहलाती थी, सरजामी व्यवस्था कहलाती थी। और उसके अंतर्गत क्या व्यवस्था अपनाई, रैयतवाड़ी। भूमि का क्या कह गई, पैमाइश की गई, किसके माध्यम से, नया पैमाना क्या निर्धारित हुआ, काठी या जरीब। ठीक है, और आपने देखा कि फिर पैमाना कराया, पहली बार भू सर्वेक्षण कराया गया, किससे, अन्नाजी दत्तो से। ठीक है, और राजस्व क्या किया जाता था, वसूला जाता था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, नगद या अनाज के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद कि शिवाजी जो है उन्होंने नए क्षेत्रों पर किसानों को बसाने के लिए लगान मुक्त भूमि भी प्रदान की है। क्या की है, हाँ, तो आप देखेंगे कि इन्होंने नए क्षेत्रों की स्थापना होती किसानों को क्या दिया है, लगान मुक्त भूमि भी प्रदान की है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक टर्म आती है मीरासदार। क्या होता है आपका, मीरासदार। ऐसे लोग जिनका भूमि पर स्वयं का पैतृक अधिकार होता था। क्या होता था, खुद का पैतृक अधिकार होता था, उन लोगों को क्या कहा जाता था, मीरासदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मीरासदार। ठीक है, अच्छा, शिवाजी ने लगान व्यवस्था के अंतर्गत अपने प्रांत को, संपूर्ण साम्राज्य को कितने भाग में बांटा था, 16। जबकि केंद्रीय प्रशासन में कितने भागों में बांटा था, 4 प्रांतों में बांटा था। और भू राजस्व निर्धारण के लिए 16 प्रांतों में बांटा था। किसने, 16। और जब भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रांत का अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था आपका, सर ए सूबेदार। तरफ का अधिकारी क्या कहलाता था, सर ए कारकुन। ठीक है, और जो आपके जिले हैं यानी महल, उनके छोटे छोटे जो आपके जिले जैसे प्रमुख होते थे क्षेत्र, उनके अधिकारियों को कहा जाता था देशमुख या देश पांडे। क्या कहा जाता था आपका, देशमुख या देश पांडे। यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, ये जो आपके शिवाजी हैं, इन्होंने सिंहासन पर बैठते ही साथ ये जो देशमुख या देश पांडे हैं, जो जिले के प्रमुख क्या हैं, राजस्व अधिकारी, उन पर एक कर लगाया था जिसका नाम था सिंहासन पट्टी। क्या कर था, सिंहासन पट्टी। तो ये कर भी उन्होंने लगाया। इस प्रकार से आपने
शिवाजी की क्या जान ली है? भू राजस्व व्यवस्था। तो कंप्लीट हुई आपकी क्या? शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सब कुछ, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो फिर पूछना अभी, ठीक। अब आते हैं शिवाजी के न्याय प्रशासन में। क्या आता है? कल ही हमने जाना था कि शिवाजी जो होते थे या छत्रपति जो होता था, वो संपूर्ण प्रकार के न्यायिक मामलों में सर्वोच्च अधिकारिता रखता था और अंतिम अधिकारिता किसकी होती थी? छत्रपति की ही होती थी। तो न्याय के मामले में अंतिम अधिकारिता किसकी? शासक की, यानी किसकी? राजा की। और राजा को सलाह कौन देगा? न्यायाधीश और धर्माधिकारी। और कौन देंगे? धर्माधिकारी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि न्यायाधीश जो है वो किस मामले में सलाह देगा? दीवानी और फौजदारी में। और धार्मिक मामलों में कौन देगा? धर्माधिकारी देंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों की सलाह से काम करता था कौन? राजा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शिवाजी का जो न्याय प्रशासन है, क्या है आपका? न्याय प्रशासन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शिवाजी जो है वो आपके अंतिम न्याय निर्णय करता। क्या है आपके? अंतिम न्याय निर्णय करता। और सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है आपका? छत्रपति ही होता है। यदि किसी भी मामले पर निर्णय लेना है, क्या करना है? निर्णय, तो आप देखेंगे कि वो पंडित राव से सलाह लेता है और न्यायाधीश से। कल आपने अष्टप्रधान में इन दोनों के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो न्यायाधीश से वो फौजदारी और दीवानी मामलों को सलाह लेगा और पंडित राव से क्या लेगा? आपके धार्मिक मामलों की क्या लेगा? सलाह लेगा। उसके बाद क्या करेगा? निर्णय करेगा। दूसरी बात कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ का जो मराठा प्रशासन है, यहाँ पर न्यायालयों को किस नाम से जाना जाता है? मराठा प्रशासन में जो न्यायालय थे, जैसे जैसे आज आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कहते, तो वैसे ही जो मराठा प्रशासन है उसमें जो न्यायालय है उन्हें कहा जाता है हुजूर ए हाजिर मजलिस। क्या कहा जाता है? हुजूर हाजिर मजलिस के नाम से जाना जाता है। जो आपके क्या कहलाते थे? धर्म सभा भी कहलाते थे। यहाँ पर जो है वो सर्वोच्च अधिकारी छत्रपति होता था। ये पंडित राव और न्यायाधीश इन दोनों से सलाह लेता था और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन देता था, यानी न्याय करता था, ठीक है। एक और बात कि गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे। गांव क्या थे? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो जो गांव है उनमें आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या होता था? पटेल, जो आज के तहसीलदार के समान होता था। किसके समान? आज के तहसीलदार के समान होता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो न्यायाधीश है, कौन आपके? न्यायाधीश। न्यायाधीश के पद पर कोई ब्राह्मण ही नियुक्त किया जाता था। क्या नियुक्त किया जाता था? ब्राह्मण। और यह आपके दीवानी तथा फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। अब उस समय तो भारत का संविधान था नहीं, ठीक है। तो उस समय में जो ये न्यायाधीश थे ये किस आधार पर निर्णय करते थे? तो आंसर है स्मृति ग्रंथों के आधार पर। किसके आधार पर? स्मृति ग्रंथों के आधार। तो जो प्राचीन स्मृति ग्रंथ हैं उनका प्रयोग करते थे दीवानी और फौजदारी निर्णयों को देने में। कौन? आपका न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? न्यायाधीश। ये ब्राह्मण होते थे, दीवानी और फौजदारी मामलों में सुनवाई करते थे और इनके निर्णय प्राचीन स्मृति ग्रंथों पर आधारित होते थे। अंतिम अदालत, जैसे आज आपकी अंतिम अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पर अंतिम अदालत क्या है? आपके हुजूर हाजिर मजलिस, ठीक है। जिसमें अंतिम निर्णय करता कौन है? आपका शिवाजी या तत्कालीन छत्रपति जो होगा वो अंतिम क्या होगा? निर्णय करता होगा। किसका? हुजूर हाजिर मजलिस का, ठीक है। तो ये क्या है आपका? शिवाजी का न्याय प्रशासन। क्या है आपका? शिवाजी का न्याय प्रशासन। यहाँ तक की बातें क्लियर, ठीक है। तो आपको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आ गई, ठीक। तो इसके बाद अपन जो है वो क्या करेंगे? अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? शिवाजी के प्रमुख उत्तराधिकारी। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? 1680 में, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद शिवाजी के क्या बनेंगे? उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारियों में अभी किसका शासन आएगा? छत्रपतियों का शासन आएगा। और छत्रपतियों के शासन के बाद फिर किसका शासन आएगा? पेशवाओं का शासन आएगा। तो पहले छत्रपतियों का शासन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और उसके बाद पेशवाओं का शासन, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? शिवाजी की सैन्य प्रशासन व्यवस्था, दूसरा राजस्व प्रशासन व्यवस्था और तीसरा है आपकी न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था। एक और दुर्ग प्रशासन की व्यवस्था भी आपने पढ़ी है, ठीक है। तो 4 प्रशासनिक व्यवस्थाएं आज की क्लास में कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।